जी स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज हमारा इसके साथ फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सीटी, ओरिजिनली नोन एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है, जिसको हम कैट स्कैन और सीटी स्कैन भी कहते हैं। एंड इसका दूसरा नेम जो है वो बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी भी कहते हैं इसको, ठीक है, कैट स्कैन या सीटी स्कैन, ठीक है, बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी, ये तीन इसके डिफरेंट नेम्स हैं। आजकल हम इसको मोस्टली जो जनरली यूज़ करते हैं वो है कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी, ठीक है। अब ये डिज़ाइन किसने किया था? हॉन्सफील्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम देखें अगर तो इसके कुछ इवेंट्स हैं, या आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो 1969 ने, ठीक है, हॉन्सफील्ड ने फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल सिटी हेड स्कैनर बनाया था। 1969 में फर्स्ट क्लिनिकल जो यूजफुल था वो हेड सीटी स्कैनर बना था, जिसमें हम सिर्फ हेड का स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद 1971 था फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल सिटी हेड स्कैनर, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ था किसी हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल था इंग्लैंड में। 1971 मीन्स कि उसके बनने के तकरीबन 2 साल के बाद वो किसी जगह इंस्टॉल हो सका किसी हॉस्पिटल में, कि हम इस काबिल हो सके कि हम हेड का स्कैन कर सकें कमर्शियल लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे। उसके बाद 1972 में हमने क्या किया था, फर्स्ट पेपर ऑन सीटी प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी बाय हॉन्सफील्ड, ठीक है। इन 1974 में क्या हुआ था, होल बॉडी सीटी स्कैनर। इससे पहले तक सीटी हेड स्कैनर हमारे पास था। यहाँ पे 1974 में होल बॉडी सीटी स्कैनर इन्वेंट हुआ था, ठीक है, ये बना था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 1979 में हॉन्सफील्ड को नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास होता है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑर्गन का, उसको मल्टीपल प्रोजेक्शन से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसका इंटरनल जो एरिया है, जो अंदर से वो है, जिस तरह का है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैनिंग इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्शन डाटा। प्रोजेक्शन डाटा है कि हम इसको मल्टीपल प्रोजेक्शंस देते हैं, ठीक है, उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस क्या होता है इसका प्लेन रेडियोग्राफी के साथ। प्लेन रेडियोग्राफी में क्या होता है, प्लेन रेडियोग्राफी इन्वॉल्व्स एक्सरेज दैट पासेस थ्रू द पेशेंट एंड क्रिएट एन इमेज डायरेक्टली ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। इमेज इज बेसिकली a shadow, ठीक है। शेडो गिव्स यू एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शेप। अब जब शेडो आपके पास आता है तो वो एक 3D पिक्चर का या 3D ऑर्गन का, ठीक है, या 3D ह्यूमन बॉडी जैसे होती है उसकी एक 2D इमेज आती है, 2D पिक्चर होती है जो शेडो होता है। तो वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, वो हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो एक्सरेज होते हैं या प्लेन रेडियोग्राफी जो होती है वो 2D इमेज होता है 3D ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट 3D है लेकिन जो इमेज बना है वो हमारे पास 2D है, ठीक है। Thus a three-dimensional structure is depicted on a two-dimensional plane, ठीक है, कि हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल प्लेन पे लेके आए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास फिर सुपर इम्पोजिशन हो जाती है स्ट्रक्चर्स की, कि एक स्ट्रक्चर जो दूसरे के ऊपर पड़ा था वो दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोज है, तो इस वजह से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं मिलती। उसके बाद हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑफ सिटी विद कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में कुछ पॉइंट्स हैं। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी suffers from the collapsing of 3D structures into a 2D image, ठीक है। CT gives accurate diagnostic information about the distribution of structures inside the body, ठीक है, कि उसने accurate information देनी है। क्यों? क्योंकि CT पे हम 3D स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इवन हम 4D स्ट्रक्चर भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ भी हमारे पास डायग्राम में बोन है, मसल है, लंग है, ठीक है, जिनकी सेम थिकनेस है, तीनों की सेम थिकनेस है और उनका जब इमेज बनेगा वो सेम है। फिर अगर हम देखें एक मसल है जिसकी थिकनेस जो है वो 3 लेवल्स पे डिफरेंट है, लेकिन उसका जब इमेज बनेगा वो भी सेम। उसको हम उन्होंने क्या किया है कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस बना दी है, ठीक है, लेकिन थिकनेस पहले डिफरेंट थी लेकिन उसको यूनिफॉर्म थिकनेस बना दी है। ये फर्क होता है सीटी और कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, ताकि वो आपस में यूनिफॉर्म रहे और हमारे पास एक एग्जैक्ट एक्यूरेट वो आ सके। अब अगर हम यहाँ पे देखें
तो हमारे पास एक्सरे मशीन है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब होती है, ठीक है, उसके बाद दरमियान में हम बॉडी रखते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके नीचे हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल टू द एक्सरे ट्यूब मूव करते हैं, ठीक है। डिटेक्टर्स ने क्या करना है, उन रेज को जो बॉडी से पास होके आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसको हमारे पास डिस्प्ले करना है, ठीक है। उसका सीटी कंप्लीटली एलिमिनेट्स द सुपर इम्पोजिशन, तो उसने बिल्कुल खत्म कर दिया सुपर इम्पोजिशन को। हम स्ट्रक्चर्स को लैदा देख सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन ऑफ इमेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द वर्ड टोमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टोमोस, ठीक है, ग्रीक ग्रीक वर्ड है, टोमोस का मतलब होता है स्लाइस और ग्राफी मींस टू राइट, कि हम स्लाइसेस की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इमेजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट्स स्लाइसेस। अब जहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्रेन के स्लाइसेस हैं जो अलग अलग करके रखे हैं और हर स्लाइस को हम अलग से रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे आप देखो तो एक ये फुल ब्रेड है, उसको हमने क्या किया, स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। उस स्लाइस को हम एक स्लाइस को किसी भी एक स्लाइस को उठा के अलग करके उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो हम रीड कर सकते हैं। ये काम प्लेन रेडियोग्राफी में नहीं हो सकता था, लेकिन हम सीटी में कन्वेंशनल जो सीटी है या फिर आपके पास जो अब हेलिकल सीटी है, एडवांस सीटी है, ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा इन्वेंशन हो चुकी है कि हम इसको हर लिहाज हर तरह से उसको हम रीड कर सकते हैं। Because of inherent high contrast resolution of CT, tissues that differ in physical density by less than 1% can be distinguished, ठीक है, कि सीटी में इतनी हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होती है कि दो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपस में इकट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डेंसिटी में डिफरेंस जो है वो लेस देन 1% भी होगा तो भी हम उनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन की वजह से। लेकिन ये काम हम एक्सरे के नहीं कर सकते, उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें डिफरेंस डेंसिटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो, अगर कम हो तो हम उसको आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। It provides quicker scans, is able to image bone directly, shows the presence of calcification better, ठीक है। The modality of choice in patients with suspected metallic orbital foreign bodies, ठीक है, तो हम डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इतना हाई डेंसिटी अगर मटेरियल होगा तो उसकी रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी आएगी। CT जनरली मोर वाइडली अवेलेबल एंड चीपर, ठीक है, कि आजकल ये वाइडली अवेलेबल हैं, हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं और सस्ते हैं, अलाउस अस टू डिस। अब उसके बाद हम कहते हैं कि डिपेंड करता है कि हमने इसको यूज किस मकसद के लिए करना है, ठीक है, कि हम इसकी वजह से कोई भी लेयन है, कोई एब्नॉर्मेलिटी है, कोई बिनाइन लेयन है, कोई मेलिग्नेंट है, ठीक है, कोई ट्यूमर है, तो हम उसकी लोकेशन, उसकी एक्सटेंट और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंड मीन्स कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हो रहा है, उसकी बाउंड्रीज क्या बन रही है, एक ट्यूमर जो है वो किस तरह से एक्सटेंड हुआ है एक एरिया से दूसरे एरिया तक, वो हम सारा जो है वो सिटी में देख सकते हैं। वो हमें सिटी अलाउ करता है कि हम उसको इस तरह से देख सकें। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो लेयन है या फिर एबनॉर्मेलिटी है या जो ट्यूमर है, ठीक है, जो मैस है, उसका इफेक्ट कैसे है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, किस तरह का इफेक्ट है, ठीक है, तो ये हम सीटी पे देख सकते हैं। हम प्लेन रेडियोग्राफी पे इस लेवल तक हम स्टडी नहीं कर सकते थे। उसके बाद सीटी मशीन है, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, किस तरह से ये काम करती है। एक्सरेज आर एटेनुएटेड, ठीक है, ऑन देयर वे थ्रू टिश्यूज ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज प्रोवाइड डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सरे एटेनुएशन। अब डेफिनेटली एक टिश्यू जो है वो ज़्यादा डेंस होगा तो उसमें एटेनुएशन ज़्यादा हो सकती है, एक टिश्यू लेस डेंस होगा या उसकी डेंसिटी डिफरेंस होगी दूसरे टिश्यू से तो उसमें भी एटेनुएशन का डिफरेंस होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। इट इज दिस प्रॉपर्टी दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सीटी इमेजिंग टेक्निक, कि उसकी जो अटेनुएशन है, उसकी जो डिग्री अटेनुएशन की वो किस तरह की है, एक टिश्यू की दूसरे से डिफरेंट होती है, उसकी बेस पे हम सीटी इमेजिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सीटी मशीन कंबाइंस एक्सरे रेडिएशंस, ठीक है,
एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, कपल होते हैं, और फिर इनको हम इसको हम कंपाइल करते हैं कंप्यूटर के साथ, और वहाँ पे हमारे पास सेक्शनल इमेज बनती है बॉडी पार्ट की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब जो कि एक्सरे सीटी मशीन में लगी हुई है, ठीक है, इमिट्स अ थिन कॉलिमेटेड फैन शेप बीम ऑफ एक्सरेज दैट आर अटेन्युएटेड एज दे पासिस थ्रू द टिश्यूज। कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास एक्सरे मशीन है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब है। अब यहाँ से फैन बीम शेप की एक्सरेज निकलती हैं, उसके रास्ते में जो उसके पाथ में जो बॉडी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वहां पे जो टिश्यूज हैं उनकी डेंसिटी के लिहाज से उनमें एटेन्युएशन होगी, और उसके बाद वहां से रेज जो है वो इंफॉर्मेशन लेके पास होंगी, और आगे डिटेक्टर्स की जो रो है, जो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और फिर डिस्प्ले करना है कंप्यूटर के साथ। तो ये होता है सिटी में फिनोमिना, सिटी का प्रिंसिपल। दे आर डिटेक्टेड बाय एन एरे ऑफ स्पेशल डिटेक्टर्स, ये एरे ऑफ स्पेशल डिटेक्टर्स हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना है, और इसी तरह से ये अराउंड द बॉडी मूव करेंगे, ठीक है। Within these detectors, X-ray photons generate electrical signal। अब जब जो रेस है, एक्सरेज जो है वो डिटेक्टर्स तक पहुंच गई है, तो उन्होंने क्या करना है, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होना है, और उस सिग्नल को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, इमेज में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू पास होना है, कहाँ पे जाना है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में फिर वो इलेक्ट्रिकल से दोबारा डिजिटल और एनालॉग में कन्वर्ट होगा, और फिर हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले होंगी कंप्यूटर में, ठीक है। हाई डेंसिटी एरियाज आर, अब जो हमारे पास हाई एरियाज होते हैं, हाई डेंसिटी एरियाज, फॉर एग्जांपल हम बोन्स के एग्जांपल ले लें, हार्ड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद कोई फॉरेन बॉडी के स्ट्रक्चर एग्जांपल ले लें जिसमें मेटालिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई एबनॉर्मेलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्सिफिकेशन कहीं पे हो सकती है, स्टोन्स पड़े हुए हो सकते हैं, तो वो हाई डेंसिटी एरियाज है, वो हमें कैसे नजर आएंगे, वाइट नजर आएंगे। और जो लो डेंसिटी एरियाज होते हैं जहाँ पे डेंसिटी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल हम एयर के एग्जाम्पल अगर हम ले लें, या हम फ्लूइड के एग्जाम्पल ले लें, तो वो लो डेंसिटी एरियाज हैं, वो हमें ब्लैक नजर आएंगे सीटी पे। सीटी इमेजेस जो होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हम थिन स्लाइसेस से लेते हैं, ठीक है। और थिन स्लाइसेस हम क्यों लेते हैं, ताकि सुपर इम्पोजिशन ना हो। अगर हम स्लाइसेस थिक लेंगे तो जितना स्लाइस थिक होगा उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने ऑर्गन्स होंगे, या जितने टिश्यूज होंगे, वो सारे सुपर इम्पोज होंगे, और हम इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी डिटेल से नहीं ले सकते। अब हम स्लाइस थिकनेस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ सीटी डिपेंड्स ऑन स्लाइस थिकनेस, थिनर द स्लाइस हायर द रेजोल्यूशन। अगर स्लाइस थिकनेस जो है वो कम होगी, जितनी कम होगी रेजोल्यूशन उतनी ही हाई होगी। तो जो स्लाइस थिकनेस होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 1 से 10 मीटर मिलीमीटर तक, ठीक है, एमएम तक। यूजुअली जो हम लेते हैं वो 2 एमएम का कट्स लेते हैं, किसके लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई या ऑर्बिट का जब हम स्कैन करते हैं तो हम 2 एमएम का कट्स लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने थोड़े से बड़े ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने हेड का अगर स्कैन करना है तो हम वहाँ पे 5 एमएम का कट ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम ने किसी माइनर एरियाज को वहाँ पे देखना है तो हम 3 एमएम का कट्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा और बड़े एरियाज को देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने एब्डोमेन का स्कैन करना है, या हमने थोरैक्स का स्कैन करना है, तो हम वहाँ पे 5 एमएम का स्लाइस ले लेते हैं, या फिर 10 एमएम का स्लाइस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एब्डोमेन में किसी एक एरिया पे हमने ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पे हमें कोई ट्यूमर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो हम वहाँ पे 3 एमएम या 5 एमएम का स्लाइस लेके उसकी माइनर डिटेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक है, अगर हमने आई और ऑर्बिट का अगर हमने स्कैन किया, उसमें हमने स्पेशल कोई सिचुएशन है जब वहाँ पे कोई छोटा सा कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई एब्नॉर्मेलिटी है, कोई मेलिग्नेंसी है, ठीक है, तो हम 2 एमएम की बजाय हम 1 एमएम का स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं थिन स्लाइसेस आर गुड फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। लेकिन क्या होगा कि जब हम ज्यादा थिन स्लाइस लेंगे तो रेडिएशन डोज जो है वो हाई हो जाएगी, तो उसकी वजह से हायर रेडिएशन डोज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें थिन स्लाइस लेने की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइसेस लेने पड़ते हैं। जब हम ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइसेस लेते हैं तो हमारा एग्जामिनेशन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब एग्जामिनेशन टाइम हमारा इंक्रीज होगा तो फिर हम कहते हैं कि हमारी रेडिएशन डोज जो हम पेशेंट को रेडिएशन दे रहे हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लारा के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सपोजर टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि पेशेंट की रेडिएशन डोज जो है वो कम से कम हो सके।
उसके बाद हम एक दो टर्मिनोलॉजीज अगर हम देखें तो अटेनुएशन में क्या होता है, हाइपर अटेनुएटिंग। हाइपर अटेनुएटिंग मीन्स हाइपर इंटेंस टिश्यूज विथ हाई प्रोटीन कंटेंट जो होंगे, फॉर एग्जांपल लेंस है या क्लॉटेड ब्लड है, ठीक है, तो ये हमें हाइपर अटेनुएटेड नजर आएंगे। उसके बाद हाइपो है तो उसमें हाइपो इंटेंस नजर आएंगे। हाइपो अटेनुएटिंग मीन्स हाइपो इंटेंस, तो इसमें पैथोलॉजीज विद हाई वाटर कंटेंट होगा तो वो फॉर एग्जांपल एडिमा टाइप के जो है तो वो हमें हाइपो इंटेंस नजर आएंगे। थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो आइसो अटेनुएटिंग मीन्स की आइसोडेंस, आइसोडेंस, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं अटेनुएशन को हमने मेजर कैसे करना है। अटेनुएशन इज मेजर्ड बाय हॉन्सफील्ड यूनिट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो हॉन्सफील्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, या अटेनुएशन का जो स्केल होता है वो हमारा होता है 2000 एचयू तक, ठीक है, ये स्केल होता है और इसकी रेंज क्या बनती है, -1000 से +1000 तक इसकी रेंज होती है। अब हम ये जो रेंज बना रहे हैं ये कैसे स्टार्ट होती है, एयर से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंड पे ये जाती है कॉर्टिकल बोन पे। अगर एयर से हम स्टार्ट करते हैं तो एयर का जो टेनुएशन होता है या हॉस्पिटल यूनिट होता है, जो सीटी नंबर होता है वो होता है -1000, ठीक है, माइनस की रेंज में, तो -1000, क्योंकि एयर जो है हमें सबसे ज्यादा ब्लैक नजर आती है, जेट ब्लैक हमें नजर आती है, तो एयर जो है वो उसमें -1000 सीटी नंबर होगा, हॉस्पिटल यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ करती है 100% ट्रांसमिशन ऑफ एक्स रेज को। उसके बाद हमारे पास -1000 के बाद जीरो आता है जो कि मिड वैल्यू होती है स्केल की। जीरो से 1000 हम माइनस की तरफ जाते हैं, 1000 ही हम प्लस की तरफ जाते हैं, ये आते हैं हमारे पास सिटी नंबर्स या हॉस्पिटल यूनिट्स, ठीक है। जीरो जो है वो वाटर का होता है सिटी नंबर। उसके बाद 1000 जो होता है वो कॉर्टिकल बोन का। अब कॉर्टिकल बोन से अगर और ज्यादा डेंस मटेरियल होगा, हाई डेंसिटी मटेरियल होगा, जिसमें हम कंट्रास्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, या जिसमें मेटल ऑब्जेक्ट या फॉरेन कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका सिटी नंबर जो है वो 1000 से फिर ज्यादा हो जाएगा या कम भी हो सकता है। कॉर्टिकल बोन से उसकी अगर डेंसिटी कम है तो डेफिनेटली उसका सिटी नंबर कम होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं वेट वी कैन सी, अगर ब्रेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ब्रेन के एग्जांपल ले लें तो उसमें हमें ग्रे नजर आता है। क्या ग्रे नजर आता है, व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट और ग्रे मैटर होता है उसमें, ठीक है। व्हाइट मैटर इज यूजुअली डार्क ग्रे, ठीक है, और उसका जो सीटी नंबर होता है वो रेंज कर रहा होता है 40 में। उसके बाद ग्रे मैटर होता है वो यूजुअली लाइट ग्रे हमें नजर आता है, उसका सीटी नंबर जो होता है वो 45 के रेंज में नजर आ रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डार्क की तरफ जाएंगे तो वो हम माइनस की तरफ, छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। अगर हम लाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, व्हाइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो सीटी नंबर जो है वो प्लस की तरफ जाएगा, बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। सीएसएफ जो होता है वो ब्लैक नजर आता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, वो हमें जीरो उसका सिटी नंबर होगा, हॉस्पिटल यूनिट जो होता है उसका जीरो होगा। अब वो चीजें जो हमें सिटी पे वाइट नजर आती है या ब्राइट नजर आती है, बोन और कैल्सिफिकेशन जिनका सिटी नंबर मोर देन 300 होता है, कंट्रास्ट है, ठीक है, जो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं पैथोलॉजिस्ट को देखने के लिए, उसका सिटी नंबर हाई होता है। हेमरेज है, एक्यूट होगा तो उसका सिटी नंबर 70 होता है, वो वाइट नजर आएगा, ठीक है। हाइपर सेलुलर मैसेज है या मेटालिक फॉरेन बॉडीज है, ये सारी हमें ब्राइट नजर आएंगी। अब इमेजिंग प्लेन्स में अगर हम देखें तो हमारे पास होती है एक एक्सियल होती है, कॉर्नल होती है और एक सेस्टल होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, कि अगर हम एक्सियल की बात करें कि हमने बॉडी को एक्सियल प्लेन में छोटे स्लाइसेस में कट किया है, ये हम छोटे स्लाइसेस में कट कर रहे हैं बॉडी को, कि हमने उसको सुपीरियर से इंफीरियर या इंफीरियर साइड से सुपीरियर साइड पे अगर हम बॉडी को ले लें तो वो उसके एक्सियल स्लाइस होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ब्रेन के एक्सियल स्लाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉर्नल, के हम बॉडी को फ्रंट से बैक की तरफ या बैक से फ्रंट की तरफ, इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ या पोस्टीरियर से इंटीरियर की तरफ कट करें तो वो हमारे कॉर्नल प्लेन्स होंगे। उसके बाद हमारे पास होता है सैजिटल प्लेन। सैजिटल में होता है कि हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, लेटरल से मीडियल की तरफ जाएं, या फिर एक लेटरल से दूसरे लेटरल की तरफ, राइट लेटरल से या फिर लेफ्ट लेटरल की तरफ अगर हम बॉडी को कट करें तो वो जो प्लेन्स बनती है वो हमारी सैजिटल प्लेन्स होती हैं, ठीक है। The plane inclined at 30 degree to the orbitomedial line best depicts the optic canal and the entire interior visual pathway, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैन में क्या होता है, पेशेंट डाटा होना चाहिए, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास स्लाइस थिकनेस होती है, टाइप ऑफ सीटी स्कैन होता है। सबसे पहले हमें पेशेंट का डाटा पता होना चाहिए, उसमें हमने कितने पेशेंट का डाटा आपको पता होगा आपने किस ऑर्गन का स्कैन करना है, तो हम उसको देखेंगे कि हमने कितनी स्लाइस थिकनेस लेनी है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमने पेशेंट का स्कैन किस टाइप का करना है, ठीक है, सिंपल प्लेन स्कैन करना है या फिर आपने कंट्रास्ट के साथ करना है या आपने कोई स्पेशल प्रोटोकॉल करना है, ठीक है। अब ये आपके पास सारे जो है वो ब्रेन के स्कैन है और ये एक्सेल स्कैन है, ठीक है, एक्सेल इमेजेस है कि आपने एक जगह से स्टार्ट किया ब्रेन को और फिर उसको कट करते करते आप अगले लेवल तक चले गए हैं, ठीक है। ये जो आपके पास प्लेन्स हैं ये ब्रेन की कॉर्नल प्लेन्स हैं कि हमने पेशेंट को फ्रंट से बैक की तरफ या बैक से फ्रंट की तरफ अगर हम कट करें स्लाइसिस में तो आपके पास इमेज इस तरह का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम जनरल प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें सिटी में देखते हैं। सबसे पहले हमने लोकेशन देखनी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, एनाटमी देखनी है स्ट्रक्चर की, उसके साथ जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है उसका जो रिलेशन बन रहा है वो हमने देखना है, उसके इमेजिंग फीचर्स देखने हैं और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट देखनी है कि पेशेंट किस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आया, किस नॉर्मेलिटी के साथ आया, किस साइन एंड सिम्टम्स के साथ आया, पेशेंट को किस तरह के स्कैन की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर एक प्राइमरी लेयन है, ठीक है, वंस प्राइमरी लोकेशन ऑफ अ लेयन डिटरमाइंड वी शुड कंसीडर अदर पैरामीटर्स कि अगर हमने लोकेशन देख ली है कि लेयन जो है वो नॉर्मेलिटी जो है, जो ट्यूमर है वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, उसकी प्राइमरी लोकेशन कौन सी है, तो उसके साथ हमने और कौन सी चीजें देखनी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिन ऑफ लेयन कि हमने मार्जिन देखने हैं लेयन के कि वो कहाँ कहाँ पे है मार्जिन, कौन सी इसकी बाउंड्रीज बन रही है, उसके साथ एसोसिएटेड जो बोनी चेंजेस है वो हम देखेंगे, उसका इन्हेंसमेंट पैटर्न देखेंगे कि इन्हेंसमेंट किस टाइप की है, वो अब मिलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है या बिनाइन है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस देखेंगे कि उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, जो कंप्लेंट्स है वो किस टाइप की है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रेजेंटेशन जो है वो किस एज में है, कब से वो स्टार्ट हुआ है, कब पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में किस तरह की प्रेजेंटेशन है पेशेंट, ये सारी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं कि हमने स्कैन की टाइप क्या रखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेक्चर, ओके, अल्लाह हाफिज।